हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार आज डिस्कशन करने वाले हैं हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उससे पूछे जाते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। ओके, सो यार इसके सारे बेहतरीन कंसेप्ट की हम डिस्कशन करेंगे। सो यार आज पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिया ना, देखो भाई बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं नीट वालों आपकी, ठीक है, नीट की अगर हम बात करेंगे तो हर साल 3 प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉब्लम बिल्कुल आसान, एक प्रॉब्लम भी वो भी आसान ही होगी बट थोड़ा सा प्रोसेस उसका हो सकता है अच्छा बन जाए, कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ जाए। 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स, आप ध्यान रखें। जी मेंस की अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, मैक्सिमम 2 भी होंगे। ऑब्जेक्टिव 20 में एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आपका 100% जो आपके सब्जेक्टिव टाइप की प्रॉब्लम्स आपके पास रहते हैं वहां पे बन सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन आप मान के चलो श्योर है, मतलब 8 मार्क्स आप यहाँ पे मान के चलो और इजीली आप उनको स्कोर कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इजीली आप स्कोर कर सकते हो, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और आपका मोटिवेशन ना आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कि किस चैप्टर को ज्यादा टाइम देना है, किसको बहुत शिद्दत के साथ पढ़ के आना है, डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से पूछे जा रहे हैं और वो कितने लेवल के हैं। इजी लेवल है, टफ लेवल है, मॉडरेट लेवल है, क्या है, समझ रहे हो आप। इस तरीके की एनालिसिस करो। अब इस समय ना आपके लिए बहुत जरूरी है एनालिसिस करके आप पढ़ना है। कम टाइम बचा है तो इफेक्टिव पढ़ना पड़ेगा ना। तो यार सर तो फिर क्या क्या करेंगे, देख भाई जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक एक एग्जांपल लेके क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला इसमें कुछ ऐसा है नहीं बट ये पॉइंट बहुत औसम है। इस पे आजकल क्वेश्चन इसी पे पूछे जा रहे हैं। क्या सर, अगर उसने बोला उसने बोला किसी भी डायोड के लिए, उसने बोला कि एक आपके पास पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहा है, ठीक है, और उस डायोड का नाम उसने बोला ये आइडियल डायोड है, उसने बोला वो आइडियल है, उस डायोड को उसने बोला वो आइडियल है। तो आपने क्या याद रखना है इसके बारे में, तो ये डायोड किसी न किसी सर्किट में यूज हो रहा होगा, बिल्कुल सर। तो आइडियल डायोड का मतलब होता है इसमें जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो 0 लेना है, ठीक है, और जो रिवर्स रेजिस्टेंस होगा, रिवर्स वो लेना है इनफाइनाइट ओम, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब सर आप ये कह रहे हो जब भी किसी सर्किट में एक डायोड यूज हो रहा होगा और उसके बारे में उसने लिखा होगा कि आइडियल डायोड है, मतलब उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वहां 0 लेना है। फॉरवर्ड वाइजिंग में वो काम करेगा तो 0 उसका रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं होगा, 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो सर मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि ये आपके पास एक डायोड है और एक इसमें ऑलरेडी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे सर, यहाँ पे एक बैटरी है ये 3 वोल्ट की, यहाँ पे एक 1 ओम दे दिया है, उसने बोला ये डायोड आइडियल है, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि ये जो डायोड आइडियल है ना, और अगर ये फॉरवर्ड वाइजिंग में है, अगर ये फॉरवर्ड वाइजिंग में है तो इसका रेजिस्टेंस ये यहाँ ऑफर नहीं करेगा, वो 0 लेना है। तो जो करंट होगी यहाँ से जब जाएगी, अगर ये पीएन, इतना तो पता होगा, वैसे मैं समझाऊंगा आपको, यहां से जो करंट जाएगी वो इसके रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेगी, वो डायरेक्ट इसको कंसीडर करेगी। और जब हमेशा करंट निकालेंगे तो बैटरी का वोल्टेज डिवाइड में ये रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है ना, जो गिवन होगा 1 ओम या जो भी होगा, तो 3/1 दैट इज 3 एम्पियर करंट आ जाएगी। अगर उसने बोला ये आइडियल डायोड है तो इसका रेजिस्टेंस 0 लेना होता है, नेग्लिजिबल होता है। सो यू जस्ट टेक द रेजिस्टेंस जो अदर रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट होंगे, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी क्वेश्चन में गलती से उसने बोला देयर इज ए डायोड कनेक्टेड इन अ सर्किट, है ना, बहुत ध्यान से समझो आप, न्यूमेरिकल कैसे करके ना सब कुछ सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। उसने बोला यार सर इस तरीके की एक सिचुएशन आ गई अगर हमारे पास, ठीक है, यहां पे ले लिया मैंने 6 वोल्ट, ये ले लिया मैंने 2 ओम, उसने बोला ये जो डायोड है इट हैविंग फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अगर उसने बोला डायोड का रेजिस्टेंस है कुछ 3 ओम, 1 ओम ले लो, 1 ओम, उसने बोला, इस बार क्वेश्चन को जब ध्यान से आप पढ़ेंगे और उसमें बोल रखा है क्लियरली कि डायोड हैविंग फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम, रिवर्स रेजिस्टेंस हमेशा इन्फिनिटी, उसकी तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये काउंट होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड का कैसे पता चलेगा, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पी साइड से कनेक्ट है, ये जो बड़ी साइड होती है पी, तो ये फॉरवर्ड वाइज माना जाएगा। नेगेटिव ये एन साइड होती है, नेगेटिव से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड वाइज माना जाएगा। तो पता क्या करोगे, डायोड को हटाना है और इसकी जगह जो उसका रेजिस्टेंस दे रखा है वो लेना है, ठीक है, वो लेना है। अब जब करंट यहां से जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी, और दोनों सीरीज में, तो 3 ओम हो जाएगा। और करंट निकालने का मतलब V इक्वल टू IR, तो V/R लिखेंगे और V दे रखा होगा आपको
6 और R यहाँ से जो भी होगा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। आप समझ गए होंगे क्लियरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल डायोड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायोड हैविंग सम रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायसिंग। क्लियर? सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट। एक टाइप का क्वेश्चन तो आप यहीं से ऐसे उड़ा सकते हो, किसी भी एग्जाम में आ जाए, समझ गए होंगे, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नो, किसी भी पीएन जंक्शन डायोड के लिए आइडियल का मतलब क्या है एंड द डायोड हैविंग सम रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है। अब चूंकि आपकी रिक्वेस्ट आई थी, आपने बोला यार सर कुछ क्वेश्चंस भी करा उसके साथ, तो मैं वही करूंगा, टेंशन मत लो आप, बस आप शिद्दत के साथ बढ़िया नोट्स बनाएं, बढ़िया प्रैक्टिस करें, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होएगा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके भाई लोग, अब बात करेंगे यार एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन की। वैसे तो हम सबको पता होता है, वो पता होना चाहिए, आपने इंतजार नहीं करना कि मैं सिखाऊं या कोई और सिखाए, वो कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए। चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं डिस्कस तो जरूर करूंगा, ठीक है। व्हाट इज दैट सर? आपको मैं बात करूंगा फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, और रिवर्स बायसिंग, ठीक है, रिवर्स बायसिंग। क्योंकि ये क्वेश्चन इजी यहाँ से भी तो आता है एग्जाम में, इजी ही होता है, वो सबके लिए फ्री के मार्क्स देके जाता है, 4 मार्क्स, तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। जल्दी से देख लेते हैं। सब फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब, देख भाई, जब भी कोई जंक्शन डायोड होगा, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो डायोड का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये रहा उसका सिंबल, ये छोटी वाली साइड, ये बड़ी वाली साइड, ठीक है, पीएन जंक्शन। तो ये जो बड़ी वाली साइड है पी को रिप्रेजेंट करती है, ये एन को रिप्रेजेंट करती है। तो पता है कैसे पहचान करनी है कि ये डायोड की पी साइड पे अगर हाई वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज, और ये कनेक्ट होगा लो वोल्टेज साइड से, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग माना जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये अपने अंदर से करंट पास कराएगा, दिस डायोड इज इन वर्किंग, ये करंट पास करा देगा, इसका मीनिंग ये होता है, मतलब ये सर्किट में करंट पास कराएगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड का मतलब सर फॉर एग्जाम्पल इज व्हाट, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया समथिंग लाइक दैट, और इधर लिखा है -3 वोल्ट और यहाँ पे लिखा है -2 वोल्ट, 32 नहीं है, ठीक है, 3 वोल्ट है, ठीक है। अब आप देख के बताएंगे, वो आपसे पूछेगा बताओ ये जो डायोड है ना, ये डायोड बताओ इज इन फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो क्या चेक करना है, जो पी साइड होगी उसका वोल्टेज देखो कितना है, -2, जो एन साइड होगी उसका वोल्टेज देखो कितना है, -3, कौन ज्यादा है? क्योंकि नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू है वो ज्यादा होती है, तो ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, और करंट हमेशा हाई से जाती है, तो करंट इधर से जाएगी, तो इसका मतलब पी साइड जो है हाई से कनेक्ट है, ये मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग है, मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग है। और इसको हटा के डायोड को उस पॉइंट से आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हो, यहां पे एक वायर कनेक्ट करके ये आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन करना होगा। -2 वोल्ट और ये -3 वोल्ट, और इसमें रेजिस्टेंस अगर दे रखा है और उसमें करंट वरंट निकालनी है तो करंट भी निकाली जा सकती है, सिंपली आपको दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द कंसेप्ट फॉरवर्ड बायसिंग। अच्छा सर ठीक है, और भी कैसे आएगा? और ऐसे भी आ सकता है, अगर आपको बोला कि ये ग्राउंड कर दिया है ना, और इस तरीके से है, ठीक है सर, और इस तरीके से है, ठीक है, ग्राउंड व्राउंड गया तेल लेने, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये P है, ये N है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं। उसने बोला करंट इधर से आ रही है, अब आप खुद देखो, कभी कभी वो वोल्टेज नहीं देगा, करंट दे देगा, करंट की डायरेक्शन डिफाइन कर देगा, तब क्या करोगे? तो ध्यान से समझना, करंट उसी साइड से आएगी जिधर हाई वोल्टेज होगा, ऑब्वियस है। अगर करंट इधर से आ रही है मतलब करंट अगर आपको N साइड में एंटर करती हुई दिखाई जा रही है, रिवर्स बायस, दिस इज व्हाट, रिवर्स बायसिंग। मतलब रिवर्स बायसिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अगर करंट आ रही है इस साइड से, करंट इस साइड से कब आएगी? जब एन साइड हाई वोल्टेज पे होगी, पी साइड लो पे होगी। मतलब सर रिवर्स बायसिंग कब होगा? जब कोई डायोड, ठीक है ना, उसका पी साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे हो और एन साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे हो। देख लो, ठीक है, तो करंट इधर से जाएगी, देखो इधर से, है ना, दोनों सेंस में सीखो आप, तो इधर से जाएगी, तो ये रिवर्स बायसिंग है। तो सर इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये वर्क नहीं करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। डायोड को हटा के आप ऐसे मानेंगे, डायोड को हटा के इसमें कोई करंट नहीं है, जीरो, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट नहीं जाएगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, मतलब तब मजा आएगा। वैसे तो ऐसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं इससे, नो प्रॉब्लम, बट फिर भी मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर मैंने एक सर्किट लिया दोस्तों, एक सर्किट, एक डायोड ये रहा, ठीक है, एक डायोड ये रहा, और एक सर्किट, एक डायोड ये है हमारे पास, ठीक है ना, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, ठीक है, समथिंग 6 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, एक डायोड ये रहा, एक डायोड ये रहा। उसने बोला इस पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, मतलब बैटरी से कितनी करंट निकल रही है, ये हमें कैलकुलेट करने को उसने दे दिया। तो उड़ा देंगे ना, कैसे सर? देखो, जब ये करंट यहां से जाएगी तो यहां पे जाके डिवाइड होगी, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर, जो करंट इधर जाएगी देखो वो एन साइड से पी साइड जा रही है, तो ये डायोड होगा रिवर्स बायसिंग में। मतलब इस ब्रांच में करंट जाएगी नहीं, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ये टूट जाएगा, टूटेगा तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस जो इस वाले डायोड के साथ कनेक्ट होगा वर्क नहीं करेगा और उसको काउंट नहीं करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट। क्लियर?
क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है दिमाग में। अच्छा सर अब क्या करेंगे, सारी करंट यहाँ से निकल के सीधी इधर जाएगी और ये देखो पी साइड से एन साइड जा रही है, मतलब ये फॉरवर्ड वाइजिंग है, ये काम करेगा। तो ये करंट यहाँ से निकल के इसमें जाएगी तो एक ही रेजिस्टेंस और सीधी इधर आ जाएगी। तो आई जब निकालोगे V/R और आई आ जाएगी आपकी 6/2, दैट इज 3 एम्पियर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मजा आ रहा होगा, अब आपको क्लियर हो जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। 3 क्वेश्चन की बात है, जेईई मेन में 2 क्वेश्चन की बात है, इतने इजीली कैसे छोड़ देंगे बॉस। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं ना। ओके बॉस, अब फंडे क्लियर हो रहे होंगे ना यार, क्वेश्चंस को कैसे उड़ाना है, कंसेप्ट कैसे सीखना है और उसके डिपेंडेंट न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करके आने हैं। थ्योरेटिकली थोड़ी बहुत जो चीजें होंगी वो आप खुद में रिवाइज करके जाएंगे। डिफ्लेक्शन लेयर फॉरवर्ड वाइजिंग में डिक्रीज करती है, रिवर्स वाइजिंग में इंक्रीज करती है, ऐसे ऐसे पॉइंट भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, यू जस्ट रिमेंबर देम। ओके, अच्छा सर अब क्या करेंगे भाई, एक बहुत बेहतरीन एक छोटा सा लेकिन बहुत खोटा सा एक कंसेप्ट यूज कर लिया जाता है, उससे डरने का नहीं, नाम थोड़ा सा है, उसको बोलते हैं डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस की अगर बात करें, रेजिस्टेंस, तो यार कभी अगर डराएगा ना वो डायनेमिक, तो डर मत जाना, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है भाई। डायनेमिक रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ, जब भी आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना पड़े तो दैट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द स्मॉल चेंज इन वोल्टेज एंड स्मॉल चेंज इन करंट। रेजिस्टेंस तो V/R ही होगा बट चेंज होगा डेल्टा V ओवर डेल्टा I, ये बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं, गिवन होंगे क्वेश्चन में। जब भी कभी, इस पे मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी कर लेंगे, पता है कैसे, वो बोलेगा कि एक वोल्टेज है उसकी रेंज 5 एम्पियर से 3 एम्पियर चेंज हो रही है, करंट 2 एम्पियर से 1 एम्पियर चेंज हो रही है, ठीक है, तो बताओ डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप कर सकते हो 5 से, ये यानी ये V2 है या V1 मान लो इसको और ये V2 मान लो, ठीक है, जैसे यहाँ डिक्रीज कर रहा है ये भी डिक्रीज कर रहा है, V इसको I1 मान लो और इसको I2 मान लो, तो चेंज यहाँ पे पुट कर दोगे, कैसे आएगा, -2 -1, तो आ गया 2 ओम। तो घबराने का नहीं, दैट इज द रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज इन द वोल्टेज एंड स्मॉल चेंज इन द करंट। ओके, अब आते हैं बेहतरीन कंसेप्ट के पास। व्हाट इज दैट सर, फोर्स, जिसका इंतजार हमें बरसों से है बॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एग्जाम, 100% चांस है इस बार क्वेश्चन आने के, बढ़िया प्रैक्टिस करके जाइए। सर किसकी बात कर रहे हो आप, मैं बात कर रहा हूँ जेनर डायोड, समझ गए। अभी जो सिंपल डायोड हमने पढ़ा था उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं जेनर डायोड की। सर ये कैसा डायोड होता है भाई, पढ़ा तो है ही ना हमने, हर साल देखा जा रहा है, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इसमें पूछे जा रहे हैं। सो जेनर डायोड का मतलब क्या होगा सर, देख भाई, इसमें एक डायोड लेंगे, ठीक है ना, एक डायोड ले लेंगे भाई, ये जो एन साइड होगी ना इसकी, वो थोड़ी ऐसी, इसकी टांगे सी ना थोड़ी ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है, और ये वाला पॉइंट देखो इधर, तो ये जो पी साइड है ना, बस ये क्या याद रखना है, जेनर डायोड ना रिवर्स बाइज में काम करता है, पहली बात रिवर्स बायस में काम करेगा। रिवर्स का मतलब सर जो हाई वोल्टेज होगा, मतलब करंट इधर से जानी चाहिए, एन साइड से जानी चाहिए इधर को, यानी इधर होगा हाई वोल्टेज, इधर होगा लो वोल्टेज, ध्यान देना, रिवर्स बाइजिंग में काम करता है। और जेनर डायोड का यूज किया जाता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ओके गाइस, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है ना, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब सर कैसे, अभी बता रहा हूँ, एक्चुअल सर्किट देखते हैं जिससे हम न्यूमेरिकल कर सकें, ठीक है ना, न्यूमेरिकल कर सके। अच्छा हाँ चलो भाई देखते हैं एक्चुअल क्या है। तो एक्चुअली इसको कनेक्ट कैसे करते हैं इस वाले डायोड को, तो सिंबल हो गया, उसका काम क्या कर रहा है वो भी हमने देख लिया। देख भाई, उसने बोला अगर हमारे पास कहीं पे ना अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, ठीक है, ये जो वोल्टेज है ना इनपुट, इसी को बोलते हैं अनरेगुलेटेड, ठीक है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज, ठीक है, तो हाई वोल्टेज होगा बहुत ज्यादा, तो इसके साथ एक सीरीज में इसके एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो यहां से करंट जाएगी जो इसमें जाएगी इस रेजिस्टेंस में, ठीक है, फिर इसके यहाँ पे पैरेलली जिससे वो करंट डिवाइड हो सके, एक यहाँ पे वोल्टेज जेनर डायोड लगा दिया जाता है कुछ ऐसे रिवर्स बाइजिंग, और इसके पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस यूज किया जाता है जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट चाहिए होता है। यहाँ आउटपुट चाहिए हमें, यानी इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस जिसपे आउटपुट चाहिए, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा वो होगा आउटपुट वोल्टेज या रेगुलेटेड वोल्टेज, ठीक है ना, वही होता है रेगुलेटेड वोल्टेज, सिंपली समझ जाएंगे। अब क्या करेंगे सर, इस जेनर डायोड का ना कुछ वोल्टेज गिवन होता है जिसे जेनर वोल्टेज बोलते हैं, ये है सर्किट, ऐसा ही क्वेश्चन दिखने में आएगा। तो यहां से जो करंट जारी होगी ना, इसमें देखना, वो करंट यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, है ना, दो पॉइंट में वो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो सर क्या होगा, कुछ करंट नीचे जाएगी, उसका नाम होगा IZ, यानी करंट इन द जेनर डायोड, कुछ करंट आगे चली जाएगी और वो इसमें चली जाएगी, यानी लोड करंट, यानी लोड रेजिस्टेंस में जाने वाले करंट। सर हमारे से क्या पूछा जाएगा, हमारे से पूछा जाएगा व्हाट इज द करंट इन जेनर डायोड, या व्हाट इज द करंट इन दिस रेजिस्टेंस, इसमें कितनी करंट होगी ये पूछा जाएगा।
या तो आई जेड पूछेगा या आई एल पूछेगा या मेन करंट टोटल करंट कितनी है सर्किट में, वो कुछ भी पूछ सकता है, तीनों भी पूछ सकता है ना, तीनों भी पूछी जा सकती हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जेनर डायोड। सर्किट ऐसे दिखेगा। सॉल्व कैसे करके आएंगे सर? भाई बहुत आसान है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ। सर्किट मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, क्या निकालना है ये भी पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, नीट के लिए इंपॉर्टेंट, फटाक से डायरेक्ट आएगा। शकल देख लो, बिल्कुल ऐसी होगी। जेनर डायोड का डिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा तो क्या करके आएंगे आप, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ जेनर में कितनी करंट जा रही है डायोड में, और बताओ इस लोड रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है। तो भैया ये बैटरी है मेन, यानी 120 वोल्ट की, यहाँ से करंट आएगी, आएगी कि नहीं, वो करंट यहाँ तक जाएगी, अभी बताया था मैंने, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, दैट इज आईएल। तो सबसे पहले पता है क्या करो, सबसे पहले इस वाले रेजिस्टेंस में लोड करंट कैलकुलेट कर लो। सर कैसे निकालेंगे? लोड करंट क्या होती है सर? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, वोल्टेज किसका लेंगे, ध्यान से समझो, देखो डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, केबल नहीं यूज करना पड़ेगा। ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली इस रेजिस्टेंस की, ये जेनर डायोड वाली ब्रांच के पैरेलल है। तो जेनर डायोड का वोल्टेज अगर 50 वोल्ट है तो इसका वोल्टेज भी 50 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो अगर इसमें करंट निकालनी है चांदी, तो ये आ गया 50, जेनर वाला वोल्टेज ले लो, और इसमें निकाल रहे तो उसका रेजिस्टेंस किलो में है, याद रखियो, कैंसिल, यानी IL ये ऊपर जाएगा तो 5 × 10⁻³ यानी IL आ गया 5 मिली एम्पियर। दिस इज योर करंट इन द लोड रेजिस्टेंस, दिस इज योर करंट इन द लोड। समझ गया ना कैसे करना है? 4 नंबर मिलेंगे आपको, डेफिनेटली टेंशन मत लो आप। अच्छा सर, अब हमें निकालनी है करंट इन जेनर। देख भाई, जेनर में करंट तभी कैलकुलेट की जा सकती है जब टोटल करंट आई पता हो, ठीक है ना। टोटल करंट आई कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि ये आई ही तो डिवाइड हो रही है, आई जेड में प्लस आई एल में। KCL याद करो, KCL, ठीक है ना। अच्छा सर, अब क्या करेंगे फिर, मतलब कैसे करेंगे? देखो भाई, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो आई जेड आ जाएगा I माइनस आई एल, और आई एल आ गया हमारा 5। अगर आई मिल जाए तो मजा नहीं आ जाएगा बॉस। सर आई कैसे आएगा? देख, जब भी कभी मेन करंट निकालनी हो, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, तो आई को निकालने के लिए जो बैटरी का वोल्टेज गिवन होगा उसमें से जेनर वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करना है, और डिवाइड में, चूंकि ये बैटरी से जो करंट आई जाएगी ये किस में जाएगी, केवल 5 किलो ओम में, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। सिंपल तरीका है, KVL से बच जाओगे। बैटरी का वोल्टेज लेना, जेनर वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करना, और इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करना जो बैटरी के साथ सीरीज में होगा। ठीक है, तो आई आएगी, देखो ध्यान से, 120 माइनस 50 ओवर 5 × 10⁻³ तो सर कितना आ रहा है ये आ रहा है 70/5, ऊपर जाएगा -3, इससे कैंसिल करो, 14 और 3 का मतलब मिली एम्पियर। तो टोटल करंट जो बैटरी से निकलेगी 14 मिली एम्पियर निकलेंगे। और अगर 14 मिली एम्पियर यहाँ जा रही है और इसमें उसमें से 5 चली गई तो इसमें 9 जाएगी ना, यानी ये तो ऑब्वियस आ गया है, 14 माइनस 5, दिस इज व्हाट, 9 मिली एम्पियर। चेक करो, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? दिस इज हाउ यू कैन क्रैक द टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी वेरी इजिली, वेरी वेरी क्विकली। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से उड़ा के आ जाएंगे। अब फोकस कर लेते हैं यार, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट है हमारे पास सब डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, जो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने कंसीडर किए हैं, इनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्चुअली ग्राफिकली पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज दैट, आप याद करके जाएंगे बढ़िया तरीके से। सर फोटो डायोड से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है? फोटो डायोड से जो भी क्वेश्चन आएगा वो IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पे आएगा, करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ग्राफ गिवन होंगे, आपने पहचानना विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज मोस्ट करेक्ट फॉर द फोटो डायोड। सर ये होते क्या है फोटो डायोड? आप सबको पता है बॉस। सबसे पहले तो काम कैसे करता है, रिवर्स में ही काम करेगा, रिवर्स बायस में काम करेगा, ध्यान रखियो। एंड फोटो डायोड्स यूज किए जाते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, है ना, यानी टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल। ओके, ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए इनका यूज किया जाएगा। तो ये रहा, बिल्कुल कुछ नहीं करना, देखना है, याद करना है, दैट्स इट। उसने बोला कि ये करंट है इधर मिली एम्पियर में होती है, और इधर जो करंट होती है रिवर्स में देख लो यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में है, ठीक है। और ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स। तो जो करंट का ग्राफ है वो इस वाले क्वाड्रेंट में बनेगा, रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है, क्योंकि इधर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ठीक है, और यहां पे काम करेगा। ये जो ग्राफ है ये पहली करंट I1 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी को, तीसरी को, तो ये करंट ज्यादा होगी माइक्रो एम्पियर में, यानी I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ध्यान रखना, आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए, आपको स्टडी करनी आनी चाहिए ग्राफ की, दैट्स इट, दैट इज सफिशिएंट, ये ही याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट आ जाते हैं बॉस। अब बात करेंगे सोलर सेल की। सर सोलर सेल के बारे में सबने सुना है, सब जानते हैं।
बस याद क्या रखना है, एकमात्र इसमें ये याद रखना है कि इसका अगर आईवी ग्राफ पूछा गया, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पूछा गया, तो ये जो ग्राफ है ये इसके देख लो 4th क्वाड्रेंट में है, इसका ग्राफ 3rd क्वाड्रेंट में है, और जहां पे ये वी पोटेंशियल एक्सिस को कट करेगा वहां लिखा है VOC। इसका मतलब होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज। अच्छा सर, ये ग्राफ जहां पे करंट एक्सिस को कट करेगा यहां लिखा है ISC, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट। समझ जाएंगे ना वो, बस इतना याद रखना है। तो ग्राफ का नेचर कैसा है, कहां पे लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में, ये ध्यान रख के जाना है। बढ़िया तरीके से आप इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल ग्राफिकल क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, याद रखने वाली बातें हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ओके यार, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू नो ध्यान से समझना। जो भी बेहतरीन सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा जिसमें थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, वो इसी से आएगा। किससे सर? ट्रांजिस्टर से। ओके, तो बहुत डिटेल एनालिसिस तो हम नहीं करने वाले, जो मेन पॉइंट है उसी पे फोकस करेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कम टाइम में, अच्छी फैक्टिव स्टडी हम कर पाए, ठीक है सर। उसने बोला ट्रांजिस्टर, देखो भाई तुम सबको पता है भाई, ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, NPN और PNP, क्लियर है। तो पहली जो लेयर होगी वो N की, फिर बीच में P की, फिर लास्ट में N की होगी, इसमें PNP होगा। ये इतनी थ्योरी आपने पढ़ रखी है, आई होप सो, ठीक है। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे ना, जो ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं PNP या NPN ट्रांजिस्टर, उनको वे ऑफ कनेक्शन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया जाता है। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आ सकता है, मान के चलना अब अपने दोनों एग्जाम के लिए, ठीक है ना, दोनों एग्जाम के लिए। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले ये मैंने सर्किट बना लिया, सर्किट को नजरों में बिठा लो बेहतरीन तरीके से, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर डायग्राम नहीं दे रखा है तो भी उड़ा के आएंगे, दे रखा है तो भी फोड़ के आएंगे। अच्छा सर कैसे है कहानी, देखो ये मैंने बनाया, कॉमन एमिटर बनाना है, मतलब एमिटर को कॉमन माना गया है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का एक सर्किट है, देखो ये एक सिंबल होता है, इसका NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, आप ध्यान से देख सकते हो। और ये कॉमन एमिटर है, ये जो एरो लगा है ये एमिटर की तरफ होता है, ये एमिटर रीजन है आपका, ये बेस है, और इधर है ये कलेक्टर, ठीक है, दिस इज योर कलेक्टर। आपको पता होगा, थोड़ा बेसिक मैं बता देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये होता था आपका NPN, ठीक है, इस तरीके से। ये बेस रीजन, लेट्स सी एमिटर रीजन, लेट्स सी व्हाट इज दैट, कलेक्टर रीजन। तो जो भी करंट आती है ना, कलेक्टर से करंट आएगी, बेस से करंट आएगी, और दोनों मिलके E में जाएंगे, ध्यान रखियो हमेशा। यानी एमीटर में जो करंट होगी, एमीटर में ये हमेशा पहला पॉइंट, एमीटर की करंट हमेशा सम होती है कलेक्टर प्लस बेस की करंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जितने भी पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा सब पे न्यूमेरिकल आते हैं, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, ठीक है। ओके सर, तो फिर क्या करेंगे, देख ये बन गया रीजन, हमने डिसाइड कर दिया, ठीक है ना। ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। देखो भाई, जो बेस, चूंकि कॉमन एमिटर माना गया है, तो जो इनपुट देंगे ना वो बेस पे देते हैं, ध्यान से समझना, बेस पे इनपुट दिया जाएगा। यानी ये बेस का रेजिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस, RI भी लिख सकता हूं मैं। और इससे जो बैटरी कनेक्ट होगी VBB, इसी को बोलते हैं इनपुट वोल्टेज, जो इस पे दिया जाएगा। और यहाँ से जो करंट जाएगी वो होगी बेस करंट, उसी को बोलते हैं इनपुट करंट, है ना, इनपुट करंट, एक ही बात है। यहां से जो करंट जाएगी वो बेस करंट है, इनपुट करंट है। आप चेक करें बेहतरीन तरीके से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस और इमिटर रीजन में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, उसको लिखते हैं VBE से। कमॉन गाइस, किससे लिखते हैं? VBE से लिखा जाता है, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। अच्छा सर, इस रीजन में जो ड्रॉप होएगा वो BE रीजन का वोल्टेज ड्रॉप होएगा, ठीक है। अब चूंकि ये कलेक्टर रीजन है, तो कलेक्टर में ना आउटपुट मिलता है, ध्यान रखिए, आउटपुट के लिए होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, कलेक्टर रेजिस्टेंस जब भी गिवन होगा, समझ जाना वो आउटपुट रेजिस्टेंस है। और यहां से जो बैटरी यूज की गई है ये VCC, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां से जो करंट आएगी इधर से, वो आएगी IC, जिसको आप आउटपुट करंट भी जाएंगे, IC इसमें जाएगी, देखो IC जाएगी RC में, ठीक है। आउटपुट भी करंट आप मान सकते हो। सो कलेक्टर रीजन करंट, बेस रीजन करंट और एमिटर रीजन करंट आपको बताया यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। IE जो है आपके पास, ठीक है, IE।
तो ये है सर। मैंने कहा हाँ। अब ये जो रीजन है यहां से यहां तक, ये देखो ये वाला रीजन, ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एमिटर कलेक्टर रीजन को, और इसका वोल्टेज होता है VCE, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो सर क्वेश्चन कैसे आएंगे भाई, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ठीक है भाई, देखो 3 करंट है यहाँ पे, या तो एमिटर करंट पूछ लेगा, या कलेक्टर करंट पूछ लेगा, या बेस करंट, जो भी उसका मन होगा पूछ लेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब भी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर होगा तो इसमें जो करंट गेन होगा, ठीक है, जो करंट गेन होगा इस सिचुएशन में, करंट गेन, उसको हम बीटा से डिनोट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझो, ठीक है। जितने भी फॉर्मूला है मैं बोल रहा हूं ना, बहुत भयंकर, बहुत स्मार्ट तरीके से आपने उनको यूज करना है, याद भी करना है, ठीक है। सो व्हाट इज दैट सर? करंट गेन, इसको करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। कॉमन एमिटर, बार बार बोल रहा हूं मैं, तो बीटा का जो रेशियो होता है वो होता है कलेक्टर करंट डिवाइड में, जिसको कॉमन माना है एमिटर को, उसकी करंट से डिवाइड नहीं करेंगे, बेस की करंट से डिवाइड करेंगे। ऐसे याद रखना है, वरना भूल जाओगे। जब भी आप करंट गेन निकालोगे, और ये डीसी करंट गेन होता है, अगर एसी लिखना हो, एसी करंट गेन लिखना हो ना, तो चेंज लेना है, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। दो करंट दे रखी होंगी, चेंज हो रही होगी कलेक्टर की करंट, चेंज हो रही होगी बेस की करंट, ठीक है। जब भी कॉमन एमिटर होगा तो बेस की करंट से डिवाइड करेंगे, हमेशा कलेक्टर की करंट को डिवाइड करना होता है। ये तो हो गया करंट गेन, ठीक है, पहला एक्सप्रेशन, और ये तो याद होगा, फॉरएवर याद रखना है, ठीक है सर। तो ये गिवन होगा, देखो इनमें से एक करंट गिवन होगी, तो एक करंट यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे, दूसरी आ जाएगी। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड वन, दिस इज फर्स्ट। यहां से आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा वोल्टेज गेन, ठीक है, V गेन मतलब वोल्टेज गेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वोल्टेज गेन, बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन। RG का मतलब रेजिस्टेंस गेन, इसको आप लिख सकते हो बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन का मतलब होता है आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस का मतलब और इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब पता होना चाहिए। सर अभी तो बताया आपने, यस, क्या बोला मैंने? बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब जो कलेक्टर रीजन पे जो रेजिस्टेंस होता है उसको आउटपुट ही कहते हैं, यानी कलेक्टर का रेजिस्टेंस ओवर इनपुट। किसको बोला मैंने? बेस। तो बेस, बस ये याद करना, उड़ा डालेंगे हम क्वेश्चंस, हर टाइप का हो जाएगा आपसे, कोई पंगे वाली बात है ही नहीं बॉस। तीसरा क्या पूछ सकता है सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर गेन। कम ऑन गाइस, पावर गेन आपसे पूछेगा। तो अगर पावर गेन पूछेगा तो पता है क्या करना है? देखो भाई, इसका बस बीटा का स्क्वायर कर देना, बीटा का स्क्वायर, बाकी सेम रहेगा, RC अपॉन RB, है ना। ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये बन गया पावर गेन का फॉर्मूला। ऑल दीज फॉर्मूलाज यू हैव टू यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। रिमेंबर, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ लियो, वहां पे लिखा होना चाहिए कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। अच्छा सर, अगर इसका क्वेश्चन नहीं हुआ तो किसका हो सकता है? कॉमन बेस का। कलेक्टर पे तो कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। कॉमन बेस का रेयरली पूछा जाता है, बट यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे सर? यही मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा प्यारा सा कंसेप्ट, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है ना। हियर अगर उसने बात करी कॉमन बेस की, सर कॉमन बेस, भाई याद रखियो, ठीक है, जब भी कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की बात करेगा, सबसे पहले करंट गेन की बात करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, IC को, चूंकि बेस कॉमन है तो IE से डिवाइड करेंगे, बस ये सपनों में आना चाहिए, बस यही फॉर्मूला। बाकी सारे फॉर्मूले सेम है, जहां बीटा है वहां अल्फा लिख देना, ठीक है। वैसे कॉमन बेस में हमें यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट जो गेन होगा या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होगा। अब एक रिलेशन आप सबको याद होगा जो पूछ लिया जाता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। सो दोस्तों, इसमें रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल टू अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्लियर है? यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज। ध्यान से देखो, बढ़िया से देखो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस भी फोड़ेंगे, शक्ल देख लो, बिल्कुल सब कुछ आपके सामने है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूंगा और उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। बाकी टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मैंने इसके बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, आप उनको भी देखेंगे, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन जिससे आपकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस कंसेप्ट को यूज कैसे करना है। ओके, तो जैसे उसने बोला यार कॉमन एमिटर का नाम लिया, तो यार देखो कैसे करना है। उसने बोला कॉमन एमिटर है भाई, ठीक है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। तो कॉमन एमिटर के केस में आपको पता है सारे फॉर्मूला, सारे कंसेप्ट आपके दिलो दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए। ओ तेरी, अच्छा कैसे सर? क्या पूछा गया? वोल्टेज गेन आपसे पूछा है, VG, ठीक है, आपसे पूछा है पावर गेन। अगर वोल्टेज गेन आ गया तो पावर गेन तो ऐसे ही नहीं उड़ा देंगे हम। अब देखो जो उसमें गिवन डेटा है वो क्लियरली मैंने लिख लिया। उसने बोला कि कलेक्टर पे जो वोल्टेज है ना, क्वेश्चन में एक बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर मिलेगा। उसने बोला द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट।
यानी कलेक्टर का जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है ना, समझ गए होंगे। आउटपुट वोल्टेज है ये, और कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 3 किलो ओम है, आउटपुट रेजिस्टेंस है ये। और बीटा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर दे रखा है 100, और कॉमन एमीटर के लिए बीटा ही तो होता है, ठीक है। और बेस रेजिस्टेंस यानी इनपुट रेजिस्टेंस जिसको आप कह सकते हो दे रखा है 2 किलो ओम। चल भाई उड़ा देखो। अब देखो क्या है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बर्बाद नहीं हो जाएंगे हम, तो हमें क्या याद रखना है, फॉर्मूलाज कंसेप्ट के साथ। व्हाट इज दैट सर? तो दिस इज योर वोल्टेज गेन। सो हाउ यू कैन यूज, अभी तो किया था बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस, आ गया ना आंसर। बीटा कितना है सर? 100। आरसी कितना है सर? आरसी इज 3, ठीक है। और ये 2 किलो ओम में है तो यूनिट सेम है, नो प्रॉब्लम। तो देख लो भाई, तो बीटा आपका आ गया, व्हाट इज दैट, 250 150, नो प्रॉब्लम। दिस इज नो दिस इज वोल्टेज गेन आपका आ गया 150, ठीक है। 150 आ गया वोल्टेज गेन, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है सर? पावर गेन निकालना है। तो पावर गेन इज व्हाट? बीटा स्क्वायर इंटू आर सी अपॉन आर बी, ठीक है। देखो बीटा कितना दे रखा है? 100 का स्क्वायर भी तो होगा, और ये कितना है सर? आर सी है 3 किलो और ये 2 किलो, ठीक है। किलो किलो कैंसिल हो जाएगा। सो ये बनेगा आपके पास, इसका आएगा 1.5 इंटू व्हाट इज दैट, 10 रेज टू पावर 4, मतलब एक पॉइंट इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 15 इंटू 10 रेज टू पावर 3, मतलब पावर गेन आपका आ गया 15,000। क्लियर है? दिस इज योर पावर गेन, है ना, इजिली, है ना। यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मजा आ गया कि नहीं? तो कंसेप्ट सीखने के साथ अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मजा आने वाला है, आपके बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट बिल्ड होने वाले हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछा जा सकता है, मतलब आपको एप्लीकेशन करना आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन का। देखो जितना छोटा उतना खोटा, ओके। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्लियर बोला गया कि द करंट गेन फॉर ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस मोड, ठीक है ना। कॉमन बेस में करंट गेन क्या होता था? अल्फा, याद आया? अल्फा कॉमन बेस है ना बॉस, तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.995। तो बोल रहा है कि इन दी सेम ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर मोड में करंट गेन बताओ, और कॉमन एमीटर में करंट गेन होता है बीटा। वो तेरी यार सर अल्फा दे रखा है, बीटा पूछ रहा है, तो क्या होता है भाई? अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला। आ गया ना काम? देखो तो बीटा कितना आएगा? अल्फा 0.995 ओवर 1 माइनस 0.995। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आना चाहिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, दैट इज 199। इसको आप सॉल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करना है, ऐसे लिखना नहीं है, मैंने तो चलो लिख दिया, मेरे को पता है। आप इसको सॉल्व करके देखें 199 आ रहा है कि नहीं, ऑप्शंस में है, डी ऑप्शन में, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइज। और अगर इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता कि यार IB दे रखी है, IB, ठीक है, बेस करंट दे रखी है, तो बताओ भाई बेस करंट अगर दे रखी है आपको तो कलेक्टर करंट कितनी होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, बेस करंट आपको गिवन है, सपोज करो, ठीक है, बेस करंट आपको गिवन है और कलेक्टर करंट पूछ रहा है, ठीक है, या इसका रिवर्स भी हो सकता है। तो देखो बीटा आपने यहां से निकाल लिया, तो बीटा इक्वल टू क्या होता था कॉमन एमीटर में? IC ओवर IB, ठीक है ना। और ये गिवन है, ये पूछ रहा है, तो IC कैसे निकालेंगे? बीटा इंटू IB। तो IB पुट करेंगे, बीटा यहां से निकालेंगे, यहां पुट करेंगे। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये तो ये था क्वेश्चन, मैं बस बता रहा हूं आपको, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे फोड़ के आना है, ठीक है। चलिए लास्ट पे, लास्ट कंसेप्ट क्या है? लॉजिक गेट्स। बेसिक कंसेप्ट पे ही ध्यान दूंगा, एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बस, दैट इज सफिशिएंट, जिससे आपको आइडिया लगे। देखो यार लॉजिक गेट्स में क्या है, वो लॉजिक ही है, ठीक है, वो तो आपको बेसिक ही आना चाहिए उसमें, बाकी प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस की। क्लियर है? ओके गाइस, सो लास्ट का ये कंसेप्ट है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। और इससे क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो हमें पता है बेहतरीन तरीके से, क्योंकि एनालिसिस तो आपने भी कर रखी होगी प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। ओके सर, लॉजिक गेट, सबसे पहली बात क्या है भाई? इनपुट के बारे में देख लेते हैं। जो आप इनपुट दोगे ना यार, इनपुट दोगे, ठीक है, जो हम इनपुट गिवन करते हैं, मतलब यूज करते हैं, वो आपका बाइनरी नंबर में देते हैं। 2 डिजिट यूज की जाती है, पहली 0, मतलब ये 0 वोल्ट के लिए यूज होती है, और दूसरी 1, ये 5 वोल्ट के लिए यूज होती है। 0 का मतलब ये लो इनपुट माना जाता है और ये हाई इनपुट माना जाता है, आप समझ जाएंगे मेरी बात, ठीक है। सो कभी कभी 0 1 वो गिवन रखेगा, या 0 या 5 दे देगा। 5 का मतलब हाई वोल्टेज, 1, है ना, ऐसे आप समझिए। बाइनरी नंबर 2 डिजिट ही यूज करते हैं, आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए। अच्छा सर ठीक है, लॉजिक गेट की मैं बात कर रहा हूँ, इनके ना बेसिक कंसेप्ट ही आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बेसिक से ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इनमें ज्यादा कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे सर? अगर आपके पास है नॉट गेट, तो आपको पता होना चाहिए नॉट गेट का सिंबल क्या है,
ये रहा भाई। और नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। तो नॉट गेट अगर आप इनपुट ए दे रहे हो तो आउटपुट में क्या मिलेगा, बूलियन एक्सप्रेशन, इसका रिवर्स मिलेगा, बार, ए का बार हो जाएगा। मतलब अगर ए इनपुट है तो इसको या तो आप लो दे सकते हो या हाई, या तो 0 दोगे या 1 दोगे। 0 दोगे तो 0 का रिवर्स करेगा तो 1 कर देगा, और 1 दोगे अगर 1 का रिवर्स करेगा 0। बस यही तो पता होता है, लो को हाई में, हाई को लो में कन्वर्ट कर देता है, समझ गए। ओके सर। अब दूसरा सर, दूसरा आपने याद रखना, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, और गेट सबको वैसे याद होगा, हम रिवाइज कर रहे हैं, यूज कैसे करेंगे ये बताऊंगा, ठीक है। और गेट क्या है सर, और गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर होना चाहिए। एकमात्र गेट आपके पास नॉट गेट है जिसमें सिंगल इनपुट होता है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट देख लो आप, ए है और बी है, 2 इनपुट है, और गेट का सिंबल है, यहाँ से आउटपुट मिलेगा तो ये क्या करेगा, ए प्लस बी, इसका बूलियन एक्सप्रेशन है ये, ठीक है ना। अब ये क्या बोलता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसने बोला एक भी इनपुट इनमें से हाई होगा तो आउटपुट हाई आएगा, एक भी इनपुट अगर आई हुआ। सर कैसे, देखो भाई 2 इनपुट दिए हैं ना, तो ए और ए की 2 वैल्यूज होंगी 0 1, इसकी भी 0 1, मतलब 4 इनपुट जाएंगे ना आपके पास। तो कैसे बनाओगे आप, ट्रूथ टेबल बनाओ उसकी, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। ए बी, ये सर ए है, ये बी है, यहाँ वाई मिलेगा। तो अगर आप ए को 0 दोगे, इसको 0 दोगे तो बोलता है 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। 0 प्लस 0, लो प्लस लो, लो ही आएगा, आउटपुट लो मिलेगा। उसने बोला अगर ए को आपने दिया 0, इसको 1 दिया तो ये 1 मिलेगा, इसको दिया 1, इसको 0 तो 1 आएगा, इसको दिया 1 1 तो डेफिनेटली 1 आएगा। अब अगर रिजल्ट ध्यान से देखो, इन 3 इनपुट में से एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई आ रहा है, तो ये और गेट की खास बात है। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया ना, अगर ये फंडामेंटल बेसिक से भाई आप उड़ा दोगे क्वेश्चंस, आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अच्छा सर, तीसरे में क्या याद रखेंगे सर, तीसरे में है आपका एंड गेट। एंड तो बिल्कुल बावला हो रखा है, पहले तो सिंबल देख लो, उसका सिंबल कुछ ऐसे होएगा, ठीक है ना। तो यार सर ये है ए एंड दिस इज योर बी, और यहां से मिलेगा आपको आउटपुट। कम ऑन गाइस, ये एंड गेट का है, कम ऑन। एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन ए डॉट में जाएगा, ये ए डॉट में। बूलियन अलजेब्रा बेसिक आपको पता होना चाहिए, बूलियन अलजेब्रा क्लियर है, ठीक है। सो ए डॉट बी कर दे सर। इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे सर, ये बिल्कुल इसके अपोजिट काम कर रहा है। कैसे सर, देखो अगर यहाँ ए है यहाँ बी है तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा ना, है ना। तो वो बोलता है अगर इसको लो लोगे आप, है ना, दोनों लो इनपुट दोगे तो डेफिनेटली लो मिलेगा, है ना। इसको बोलोगे इसको लो लेते हैं, इसको हाई, तो भी लो ही मिलेगा। इसको हाई लेते हैं, इसको लो, तो भी लो ही मिलेगा। दोनों को हाई लोगे तो हाई मिलेगा। ध्यान देना, एंड गेट की प्रॉपर्टी है दोनों इनपुट हाई होने चाहिए अगर आउटपुट हाई लेना चाहते हो, समझिए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए एंड गेट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब वगैरह को जब हम कनेक्ट करते हैं ना, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो फिर वो एंड गेट का ही वहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, नेक्स्ट है 4, ठीक है सर। वो क्या है, वो 4 जो होएगा वो और का अपोजिट होएगा। और का अपोजिट कैसे सर, नॉर गेट, ठीक है ना, नॉर गेट। तो पहले और का सिंबल बना दो, इनपुट दे दो ए बी, यहाँ पे एक नोट लगा दो, है ना। और यहां से जो रिजल्ट मिलेगा मिलेगा ए प्लस बी का रिवर्स, ठीक है। और पे था ए प्लस बी तो उसका रिवर्स, मतलब जो इसने दिया उसका उल्टा। तो कुछ नहीं करना, ये याद रखो, इसका रिवर्स कर दो, है ना, मजा नहीं आ जाएगा। तो मतलब क्या कह रहे हो सर, इसमें जो ट्रूथ टेबल बनेगी देख लो, इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनाओगे, 1 2, मतलब ये बनेगा आपका ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 0 0 0 आया था ना, यहाँ 1 मिलेगा बॉस, 1 मिलेगा, ठीक है। ये आया था 0 1, ये 0 आएगा। एक भी हाई होगा तो लो हो जाएगा ना, रिवर्स कर देगा। 1 0, ये 1 आ रहा है तो 0, ठीक है। 1 1, वो 1 आ रहा है तो 0। तो एक देखो इसमें कब होगा, जब दोनों इनपुट लो होंगे तो हाई मिलेगा आपको, है ना। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से रिवर्स करना है, मतलब उसका जस्ट रिवर्स करना है। नॉर गेट और गेट का रिवर्स होता है, सिंबल ये रहा। अच्छा सर, एंड गेट का भी तो रिवर्स होगा, सबको बताया ना बॉस। क्या है सर, देखो नैंड गेट, है ना, यूनिवर्सल गेट माने जाते हैं। नैंड गेट यूनिवर्सल, नॉर गेट यूनिवर्सल, ध्यान से समझना, मतलब इनके हेल्प से अदर गेट्स बनाए जा सकते हैं बॉस। नैंड गेट का सिंबल बना ले पहले, तो एंड बना, ये रहा ए इनपुट बी इनपुट, और यहाँ नोट लगा दो। आउटपुट जो मिलेगा मिलेगा ए डॉट बी का होल बार, ठीक है ना, ए डॉट बी का होल बार मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा सर, इसमें क्या करना है, इसका रिवर्स कर दो। कम ऑन गाइस, इसका रिवर्स कर दो। इसमें क्या आएगी, ट्रूथ टेबल देख लो, एंड का रिवर्स करो। कौन सा था एंड, यही वाला है ना, दिस इज फॉर एंड, ठीक है, दिस इज फॉर और एंड दिस इज फॉर नॉर। इतना बेसिक सा क्लियर करके जाओगे तो कैसे नहीं होंगे क्वेश्चंस यार, एप्लीकेशन ही तो करना है। किसने बोला आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, नो वे, है ना। बस आपने प्रैक्टिस करनी है शिद्दत के साथ, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ठीक है सर, ये ए ये बी, और ये क्या है, आउटपुट। तो यार एंड का रिवर्स, ये रहा एंड। चल भाई, जब लो लो दिया तो लो मिल रहा था, तो लो लो पे 1 मिलेगा,
ठीक है। और अगर 0 1 यानी इसको लो दोगे, इसको हाई दोगे, तो यहाँ मिल रहा था 0 मतलब लो इनपुट, तो ये हाई देगा। इसको 1, इसको लो दे दो, ठीक है, ये लो आना चाहिए एंड के अकॉर्डिंग, लेकिन ये हाई कर देगा। हाई हाई दोगे तो ये लो कर देगा। कम ऑन गाइस, हाई हाई दोगे तो ये लो कर देगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बेसिक गेट्स हैं हमारे पास, इनकी आपको पता होनी चाहिए। सबके बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब होता है ये जो फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं ये पता होना चाहिए। और बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस तो हम अपने आप बना देंगे यार। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनपुट दो आउटपुट लो, प्रॉपर्टीज याद रखो। बस एक चीज और जो याद रखना है, क्या है सर, देख भाई, आपने याद रखना है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। सर ये क्या है भाई? अबे इससे बहुत बेहतरीन हेल्प मिलेगी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डी मॉर्गन्स थ्योरम से। सर मतलब कैसे, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? देखो, अगर कहीं पे ए डॉट बी पे बार लगा है तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है ए बार प्लस बी बार में, पहली थ्योरम, ठीक है। पहली थ्योरम ये याद रखनी है कि अगर ए डॉट बी पे होल बार लगा तो इसको प्लस में कन्वर्ट करेगा विद इंडिविजुअल बार्स, ठीक है। दूसरी सर, अगर ए प्लस बी पे होल बार लगा तो ये इसको ए बार डॉट बी बार में कन्वर्ट कर देगा। बस ऐसे याद रखना, ठीक है। और अगर 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 किसी भी इनपुट पे 2 बार लगे हैं तो एक बार रिवर्स करेगा फिर दोबारा, तो सेम ही नहीं मिल जाएगा ए। अगर ए पे बार लगाओगे तो ए को दिया 0 तो 1 आएगा, लेकिन डबल बार लगाओगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ये याद रखना, डी मॉर्गन्स थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, इनका यूज होगा क्वेश्चंस करने के लिए। ए डॉट बी पे होल बार है तो ऐसे कन्वर्ट करेगा, ए प्लस बी पे होल बार है तो ऐसे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये सारे बेसिक्स हैं। अब इनमें एक स्पेशल एक्सक्लूसिव और गेट भी होता है। अच्छा सर, वो क्या होता है सर? एक्सोर गेट, है ना, ये डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इसका एक्सोर गेट का ना आप बूलियन अलजेब्रा बूलियन जो एक्सप्रेशन है उसको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या है सर? y जो मिलेगा आउटपुट में एक्सोर गेट में वो मिलेगा a बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, समझना आप, ये पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये ऐसे मिलेगा। सर ये दिखेगा कैसे, ठीक है ना, ये दिखेगा कैसे बताऊंगा क्वेश्चन करने के साथ। तो देखते हैं, ये बेसिक है हमारे गेट्स का, इतना बेसिक एटलीस्ट आप बढ़िया से करके जाएंगे और आप क्वेश्चन फोड़ के जाएंगे। क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। सो हियर इज द कॉम्बिनेशन। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो और देख लो बस एक बार क्या पूछा गया है। उसने बोला एक सिस्टम है जिसमें 4 नैंड गेट यूज किए गए हैं और एक सर्किट इस तरीके से आपको बना दिया गया है, तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ। मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रुथ टेबल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इनपुट देंगे डिजिटल फॉर्म में और उस टाइप के भी पूछे जाते हैं कि आउटपुट भी डिजिटल में ही चाहिए हमें, ये बाइनरी नंबर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यार कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है, तो एक इनपुट यहाँ ए दिया गया है, यहाँ पे बी दिया गया है, ठीक है। आपको पता है ए को हम क्या दे सकते हैं 0 1, बी को भी क्या देख सकते हैं 0 1। तो इस टाइप का स्मार्टली क्वेश्चन पता है कैसे करना होता है? जो ऑप्शंस गिवन है ना उनके अकॉर्डिंग क्रैक करने का ट्राई किया करो, इजी प्रोसेस आपको बढ़ेगा। अगर आप पहले ऑप्शन को देखोगे ए बी वाई, ठीक है, पहली जो टेबल बनी हुई है उसमें ए को 0 दिया गया, बी को भी 0 दिया गया, मतलब लो लो इनपुट दिए गए। अगर मैं इसको लो दूं, इसको भी लो दूं इनिशियली, तो देखो ये यहां से डायरेक्ट इस पे फैड हो जाएगा और यहां से ही इस वायर के थ्रू ये इस पे भी जा रहा है, समझ गए होंगे। और इधर से ये जो 0 आ रहा है ये भी 0 जा रहा है इसके पास, और ये इसके पास भी 0 जा रहा है। तो अब देखो यहां से देखो, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट तो पता है, इस पे दूसरा इनपुट नहीं पता है आपको। इसको मान लो ना गेट 1, नैंड गेट 2, 3 एंड 4, इजी हो जाएगा ना आपके लिए थोड़ा। देखो भाई, इसको मैंने लो लो इनपुट दिए है ना, तो ये इनपुट यहां से आए इसके पास 0 0, ये है दोस्तों नैंड गेट, क्लियर नजर आ रहा है। जब नैंड गेट पे दोनों इनपुट लो होंगे तो ये इसको हाई बनाता है, याद होगा आप सबको, अभी टेबल देखी थी हमने। अगर ये एंड होता तो लो मिलता, क्योंकि नैंड उसका रिवर्स होता है तो 1 मिलेगा, ठीक है। ओके, कैसे सर? इसका जो प्रोडक्ट होता है मैंने आपको बताया था ए डॉट बी का बार होता है, तो ए भी यहाँ पे 0, ये भी 0, तो यहाँ से 0 आना चाहिए और उसका रिवर्स 1 हो जाएगा, समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसलिए याद रखना, एक मैंने करके दिखा दिया है। अब ये जो 1 है ना, ये इसके थ्रू यहाँ जाएगा और इसके थ्रू यहाँ आएगा, क्लियर हो गया? देखो क्लियर हो गया। और इधर से 1 आया, इधर से 0, मतलब इस वाले गेट पे, सेकेंड गेट पे एक इनपुट लो है, एक हाई है। तो अगर ये एंड गेट होता तो लो मिलता, चूंकि ये नैंड गेट है तो हाई मिलेगा। एक भी इनपुट अगर हाई इसमें नजर आ रहा है तो हाई आएगा, तो इधर से 1 आएगा। कैसे सर? 0.1। अगर एंड होता तो ये 0 होता, चूंकि रिवर्स करना है इसका तो 1 हो जाएगा, समझ गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
अब यहां से भी देखो एक हाई है एक लो है, तो हाई मिलेगा, इसके पास दोनों हाई गए। जब दोनों हाई जाएंगे तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का बार, यानी 1.1 का बार, 1.1 1 होना चाहिए, बार का 0 हो जाएगा, यानी 0 मिलेगा। यानी पहली टेबल में जो पहले इनपुट दिया गया है 0 0 0 ही दे रखा है ना। दूसरी टेबल में भी यही है, पंगा हो गया। तीसरी में और चौथी में नहीं है, मतलब सी और डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब इनमें से 2 बचे ना, स्मार्टली काम करना अपने, बहुत टाइम भी तो बचाना है हमने। एक और चेक कर लो, कम ऑन गाइस, एक और। दूसरी पहले ऑप्शन में ए को दिया है 0, दूसरे को दिया है 1। चलो भाई, इसको दिया है 0, इसको दिया है 1, ठीक है। तो यहां से 0 जाएगा, ये जैसे गया 0, ठीक है, इसी को मान लेते हैं। और यहां से 1 आएगा, तो 1 इधर आएगा और 0 इधर आएगा। अब की बार यहां पे हो जाएगा 1, तो 0 1 जो है वो 1 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। और यहां से 1 इसके पास गया, ऑलरेडी इसके पास 0 जा रहा है, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। और ये 1 यहाँ पे आ गया, और इधर से इधर इसको दिया था मैंने 1, ऑलरेडी ये भी 1 है, तो 1 1 0 होना चाहिए, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 1 आएगा अगर नैंड गेट होगा, चूंकि एंड गेट होगा, चूंकि नैंड गेट है ना। देखो 1.1 का बार भी तो है, 1.1 इसका बार रिवर्स में हो जाएगा, तो 0 जाएगा। तो यहां से जाएगा 0, तो इधर से आ रहा है 1, इधर से जा रहा है 0, तो 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। पहले कितना आया था 0, अब कितना आया 1, ठीक है। 2 ही डेटा लो, 2 ही इनपुट लो, उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात? तो किस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों, लॉजिक गेट पे डिपेंडेंस, और भी बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, वो सारे आप सॉल्व करें। टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैंने डिफरेंट वैराइटीज के क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस करे हैं। आप उसको देखेंगे और बहुत मजा आने वाला है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट एंड उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बढ़िया से आप प्रैक्टिस करके जाए। मेंस के लिए 2 क्वेश्चंस आप मैक्स मान के चलो, और नीट में तो 100% 3 क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको ये हेल्प करेगी वीडियो, आपके कंसेप्ट क्लियर करेगी बढ़िया तरीके से गाइस। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।